दोस्तों यहां पे आपस में लड़ाई हो गई। फ्रांस ने यह बोल दिया कि जो अमेरिकी जहाज हथियार और असला भर के इजराइल जा रहे हैं वो फ्रांस के ऊपर से नहीं उड़ सकते। वी विल नॉट अलाउ देम टू यूज फ्रेंच एयर स्पेस। और डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ के फ्रांस को रगड़ दिया बिल्कुल बुरी तरीके से कि हम याद रखेंगे। वी विल नॉट फॉरगेट। जो तुम कर रहे हो ना, हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। और इसके अलावा एक और चीज हुई है, वो ये हुई है कि इजराइल ने बोल दिया कि हम भी फ्रांस को हथियार नहीं बेचेंगे। दे हैव साइटेड हॉस्टाइल एटीट्यूड कि साहब इनका एटीट्यूड जो है बड़ा हॉस्टाइल हो रखा है। ये चल क्या रहा है पूरा मामला। दोस्तों बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई की, देखिए अगर सिर्फ इजराइल अटैक करता ईरान को और ईरान अटैक करता इजराइल को, किसी ने कुछ नहीं बोलना था, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट तक ये बात सीमित रहती, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर कर चुके हैं पहले भी। एक दूसरे के ऊपर पहले भी ये लोग बमबारी कर चुके हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। कोई हमास से, कोई हिजबुल्लाह से, कोई डायरेक्टली इसको ठोक रहा है। ये सब चलता है और इनका चलता चला आ रहा है, कई दशकों से चलता चला आ रहा है। तो ये प्रोग्राम इनका पुराना है और इस प्रोग्राम के बीच में कोई पड़ना नहीं चाहता। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या हुआ है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी करी, नेतन्याहू तो करता ही करता, उसने तो करना ही था, डोनाल्ड ट्रंप बीच में पड़ गया। अब इसकी जो चौधराहट है वो खतरे में है। और यूरोप को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी की वजह से या लैक ऑफ, जिसको कहते हैं कि बैड डिसीजंस, बैड चॉइसेस, इसका खामियाजा यूरोप को भुगतना पड़ेगा। एक मैं आपको बात बता दूं, आज की तारीख में यूरोप भी हथियार बनाता है, अच्छे हथियार बनाता है। राफेल जो भारत यूज करता है वो भी यूरोप से ही आया है, फ्रांस से आया है। यूरोफाइटर बनाता है। पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वहां पे एयरबस की, दैट इज यूरोप बेस्ड। कई सारे स्मॉल आर्म्स बनाता है, टैंक्स बनाता है, राइट। तो यूरोप मेक्स स्टेट ऑफ द आर्ट स्टफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका जितना नहीं, लेकिन फिर बनाता है। अब और यूरोप बेचता भी है। लेकिन अब इशू क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। यूरोप फंस गया है दो लड़ाइयों के बीच में। 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन अपनी फौजों को कहता है कि तुम यूक्रेन के अंदर घुस जाओ। अब आप देखिएगा पूरी स्टोरी कैसे आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। व्लादिमीर पुतिन अपनी फौजों को कहता है, ठीक है, रशियन फोर्सेस को 24 फरवरी 2022 को कि बेटा घुस जाओ यूक्रेन के अंदर। वो घुस जाते हैं। आज की तारीख में 18 से लेकर 20%, 18, 19, 20% यूक्रेन का एरिया, जो ज्यादातर रशियन स्पीकिंग इलाका है, ज्यादातर 100% नहीं, ज्यादातर वो पुतिन के कब्जे में है। क्रीमिया उसने पहले ही निगल लिया था। अगर आप नीचे देखेंगे मैप के, आपको क्रीमिया दिखेगा। बात यह है कि लोगों ने बोला ठीक है साहब, रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, लिहाजा हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम यूक्रेन को पैसा देंगे। मैं यूरोप की बात कर रहा हूं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिका, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। तो हम यूक्रेन को पैसा देंगे, यूक्रेन को हथियार देंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम रशिया के फंड्स फ्रीज कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्होंने पूरी स्टोरी बताई और बोला कि 2027 तक जो हम रूस के ऊपर इतने दशकों से डिपेंडेंट थे कि रूस हमें गैस देगा, हमें तेल देगा, हमारी पाइपलाइन बनी है, हम रशिया से डिपेंडेंसी अपनी जीरो कर देंगे। यानी कि अब हम रूस से तेल नहीं लेंगे, रूस से गैस नहीं लेंगे 2027 में। ये 26 चल रहा है, 2027 तक। और इसमें अरबों डॉलर खर्च करे गए कि ऑल्टरनेट रूट क्या है ये। अच्छा, क्यों रूस से तेल नहीं लेंगे? क्योंकि इनके मन में एक बात है जो कि सच भी हो सकती है। यू नेवर नो दिस। And I'm not saying that the Europeans are wrong. I'm not saying that. What I'm trying to say is that इनको ऐसा लगता है कि क्रीमिया में भी एक्शन कर चुका है वो, ठीक है, वो यूक्रेन के ऊपर एक्शन कर चुका है। अगर चलते फिरते किसी दिन उसका मूड आए कि हाँ यार ये फिनलैंड और नॉर्वे, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल कंट्रीज, चाहिए मुझे, तो आप क्या कर लोगे? ये छोटे छोटे हैं, बिस्किट जितने, लाइक साइज ऑफ कुकीज, क्या कर लोगे आप? अगर वो कहता है कि नहीं मुझे पोलैंड की ओर जाना है, पोलैंड बगल में है, ये यूक्रेन के बगल में पोलैंड है, पोलैंड के बगल में जर्मनी है। तो युद्ध जब आपके बिल्कुल बगल में होता है ना, तो फिर आपको लगता है कि यार अगला मेरा नंबर है। और पूरा यूरोप यही सोच रहा है अगला मेरा नंबर है। तो 4 साल तक यूरोप ने कमर कसी कि नहीं साहब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे यार, आप बिल्कुल, वी आर कटिंग अवे फ्रॉम रशिया, वी आर कटिंग अवे फ्रॉम दिस एंड दैट, तेल नहीं लेंगे, गैस नहीं लेंगे। पूरे यूरोप के घर जो थे, ज्यादातर खासतौर से सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप के, रशियन गैस से हीट हो रहे थे। बड़ा बिटर विंटर होता है वहां पे, बड़ा गंदा विंटर होता है। सो दे वर गेटिंग हीटेड बाय रशियन गैस। तो उन्होंने बोला नहीं साहब, ये वेनेजुएला से निकलती नहीं है अभी,
सबसे बड़ा तेल के भंडार वेनेजुएला के पास है, लेकिन वेनेजुएला से अभी उस लेवल पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि तेल निकाले। अमेरिका से इतना मामला निकलता नहीं है। वो डिग बेबी डिग उसने बोल दिया, लेकिन उसको भी देखिए ऐसे डिग बोलने से डिग नहीं होता है, समय लगता है हर चीज में। तो उन्होंने बोला साहब हम मिडिल ईस्ट से लेंगे, हम अपने सप्लाई चेन्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे, हम मिडिल ईस्ट से लेंगे, थोड़ा सऊदी अरब से लेंगे साहब, कतर से लेंगे, यहां से लेंगे, वहां से लेंगे, चलो ठीक है। तो इन्होंने पिछले 4 साल मेहनत करी यूरोप ने। अब यूरोप में क्या है कि थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग फास्ट नहीं हो पाती, क्योंकि सबकी राय कोई केयर नहीं, सब मैं आई फील दिस एंड आई फील दैट। अब हंगरी बीच में बैठ गया, हंगरी जो है वो प्रो रशिया है, हंगरी बीच में बैठ गया कि नहीं मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं यूक्रेन को मना कर दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी की चीजें होती हैं वहां पे यूरोप में। डिसीजन मेकिंग इज टिपिकली वेरी स्लो इन यूरोप, बट having said that, in the past 4 years, Europe managed to find out alternate supply routes and supply chains उन्होंने बिल्ड करी अपनी तेल और गैस की। अब क्या हुआ कि जहां पे बिल्ड करी थी वहां पे भाई साहब ने बम मार दिया, ईरान। ठीक है, वो ईरान से ले नहीं रहे थे, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक करके, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके, और ये धमकी देके कि हम रेड सी में भी कलेश कर देंगे। बाबल मंदेब जो कहा जाता है ना, जिसको अगर आप देखेंगे वो ट्विस्ट है ऐसा, एक छोटा सा पानी का, वहीं से तो नीचे आते हैं, ऊपर आप बिल्कुल अगर आप उसके ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा सुएज कनाल इजिप्ट वाला, और नीचे बाबल मंदेब, ऐसे वो पूरा रास्ता है। अब कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप इजिप्ट से निकलेंगे बाहर और आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी है, उसके बाद यूरोप है। तो उन्होंने बोला साहब हम यहां से इस रास्ते से ले लेंगे। अब इस रास्ते में पूरा कलेश डाल दिया। अब इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इसका करना क्या है। हर जगह डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर रखा है कि टुडे ईरान इज सेइंग $115-120 बैरल पहुंच गया तेल, राइट। अब यूरोपियन कंट्रीज, देयर आर वेरी फ्यू यूरोपियन, नॉर्वे को छोड़ दीजिए, अदरवाइज ऑयल एंड गैस ये लोग प्रोड्यूस नहीं करते, ये लोग एक्सट्रैक्ट नहीं है ही नहीं इनके पास, दे आर डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी इकोनॉमीज को बहुत तगड़ा झटका मार दिया है एक शॉट में। इतना तगड़ा झटका मारा है इनकी इकोनॉमीज को कि दीज पीपल डू नॉट नो व्हाट टू डू। हम करें क्या यार? व्हाट द हेल शुड वी डू राइट नाउ? वी आर स्टक। हमने बोला था ऑल्टरनेट सप्लाई चेन, यहां पे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, अब हम बीच में एक और बार फंस गए। हम कैसे फंस गए? हम ऐसे फंस गए कि जहां से सोचा था तेल और गैस लेकर आएंगे वहां पे भी इसने आग लगा दी, और भी कह रहा है तुम अपने फौजी भेजो। तो पूरे मामले में यूरोप फंसा हुआ है। ये जो मूड खराब हो रहा है ना यूरोप का, कि फ्रांस कुछ बोल रहा है, इटली कुछ बोल रहा है, स्पेन को, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं इनका मूड खराब हो रखा है, बिकॉज दे आर सेइंग दैट यू आर ड्रॉइंग अस इनटू अ वॉर दैट वाज नॉट ऑफ आवर चूजिंग। हमने लड़ाई चूज नहीं की थी, या आपने चूज करी थी, आपका आइडिया था कि ईरान के ऊपर बम डालो। हमसे मत बोलो कि हम अपने फौजी वहां पे भेजें, क्योंकि दशकों तक तुम्हारी लड़ाई में हम अपने लोग भेजते आ रहे हैं, अपने बेटों को हम कुर्बान करते आ रहे हैं तुम्हारे लिए। 9/11 जो है वो इटली में नहीं हुआ था, 9/11 जो है वो डेनमार्क में नहीं हुआ था, अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनके पीछे यहां के यंग मैन गए अफगानिस्तान में अपनी जानें देने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है तुम तो बुज़दिल हो, तुम्हें तो लड़ना नहीं आता, तुम तो पीछे थे, अमेरिकन थे जो आगे थे, यानी कि हम इसकी मदद भी करें फिर ही हमारी बेइज्जती भी करें। तो अब मना कर दिया यूरोप ने, हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब ये ना हो पाएगा।